स्टार्ट सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कल मैंने आपको थ्री डायमेंशनल व्यू पढ़ाया था और उसी थ्री डायमेंशनल व्यू पे बेस्ड ये क्वेश्चन है जो कि प्रीवियसली गेट में पूछा गया है आईआईटी दिल्ली द्वारा। ठीक है। सो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है उसको हम सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई एम सॉरी। बोला जा रहा है इन द थ्री डायमेंशन व्यू ऑफ सिलिकॉन एन चैनल मॉस ट्रांजिस्टर। तो ये एक थ्री डायमेंशनल व्यू बनाया गया है जो कि सिलिकॉन के एन चैनल मॉस ट्रांजिस्टर शोन बिलो। यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशंस गिवन है, जैसे कि सबसे पहले ये डी की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे ये डी एक्चुअली डेल है और इस डेल की वैल्यू 20 नैनोमीटर आपको दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डेल है यहाँ पे है, दिस इज द साइज ऑफ दिस। एक चीज पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे ड्रेन और सोर्स को ना इंटरचेंज किया गया पोजीशन, क्योंकि आपका मॉसफेट एक सिमेट्रिकल डिवाइस होता है तो आप ड्रेन एंड सोर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक ये पी टाइप का सबस्ट्रेट है। ये देखिए ये ड्रेन और सोर्स को आपका डोपिंग करके क्रिएट किया गया है। ये बैक में इतने डिस्टेंस तक गया है, ये इसका डेफिनेटली विड्थ है ना, ये इसका विड्थ है क्योंकि ये बैक में इतने दूर तक गया है। ये जो दिया गया है 1 माइक्रोमीटर, ये आपका लेंथ है, चैनल का लेंथ। ठीक है। और छोटी सी चीज 1 नैनोमीटर का आपका थिकनेस है। किसका थिकनेस है? ये आपके SiO2 या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का थिकनेस है। क्योंकि ये आपका सेमीकंडक्टर है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, तो ये ऊपर जो व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है ये आपका मेटल है। और भी कुछ यहाँ पे डायमेंशन दिया गया है, जैसे अगर आप सोर्स के डायमेंशन को देखें तो सोर्स की जो चौड़ाई है डेट इज 0.2 माइक्रोमीटर है और इसका जो हाइट है वो भी 0.2 माइक्रोमीटर। मतलब ये समझ लीजिए कि सामने से ये क्यूब की तरह दिखेगा, लेकिन पीछे इसका फैलाव इस विड्थ तक का है। इसका मतलब है ये क्यूबाइड ही है। ये आपका बॉडी टर्मिनल है, उससे ये पता चलता है कि पी टाइप का सबस्ट्रेट जो है वो बॉडी टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है। यहाँ पे बाकी पैरामीटर्स के बारे में लिख दिया गया है। द ट्रांजिस्टर इज ऑफ विड्थ 1 माइक्रोमीटर। द डिप्लीशन विड्थ फॉर्म्ड एट एवरी पीएन जंक्शन इज 10 नैनोमीटर। जितने भी यहाँ पे पीएन जंक्शन बन रहे होंगे, पीएन जंक्शन कहाँ कहाँ बनेंगे? जहाँ पे पी और एन एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये आपका पी रीजन है, ये आपका एन रीजन है, ये आपका एन रीजन है। तो ये जो पी रीजन है एन रीजन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनके बीच में बिना किसी बायसिंग के भी डिप्लीशन रीजन बन रहा होगा। ठीक है। तो उस डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो 10 नैनोमीटर का है, ये बोल रहा है। द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड रेस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पे सिलिकॉन को भी यूज किया गया है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का भी यूज किया गया है, इसलिए उनकी रिलेटिव परमिटिविटी आपको दे दी गई है 11.7 एंड 3.9। इसका मतलब है ये रिलेटिव परमिटिविटी है 11.7, 11.7 आपका रिलेटिव परमिटिविटी है 11.7 आपका सिलिकॉन का, और रिलेटिव परमिटिविटी सिलिकॉन डाइऑक्साइड का आपको 3.9 दिया गया है। और फ्री स्पेस की परमिटिविटी 8.9 इंटू 10⁻⁻12 दिया गया है। तो कभी भी आप परमिटिविटी मान लीजिए सिलिकॉन का निकाल रहे हैं तो आप फ्री स्पेस की परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कभी भी आप परमिटिविटी मान लीजिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ही निकाल रहे हैं तो आप फ्री स्पेस की परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए
ये हुआ क्वेश्चन में जो डेटा दी गई थी उसका एनालिसिस। अब हमको पूछा क्या गया है, यहाँ पे दो क्वेश्चन साइमल्टेनियसली पूछा गया है। एक कि द सोर्स बॉडी जंक्शन कैपेसिटेंस इज अप्रोक्सीमेटली, सोर्स जहां जहां से बॉडी से इंटरेक्ट कर रहा है वहां पे आपका जंक्शन कैपेसिटेंस बन रहा होगा। जंक्शन कैपेसिटेंस का मतलब है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ये जंक्शन कैपेसिटेंस की खास बात ये है कि ये एक्चुअली रिवर्स बायस करने से बनता है, लेकिन अगर आप कोई बायस नहीं किए हैं तब भी जंक्शन कैपेसिटेंस अवेलेबल होता है, क्योंकि जब जब जंक्शन में डिप्लीशन रीजन है तब तक ये जंक्शन कैपेसिटेंस अवेलेबल है। तो यहाँ पे कोई बायसिंग की बात नहीं की गई है, लेकिन फिर भी आपको जंक्शन कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि जंक्शन कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है जब आप ओपन सर्किट कंडीशन में किसी जंक्शन को रखते हैं, तो पीएन जंक्शन को। तो यहाँ पे ओपन सर्किट है, इसका मतलब है जंक्शन कैपेसिटेंस यहाँ पे मैक्सिमम आपको मिलेगा। इज अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे चार वैल्यूज दिया गया है। इन चार वैल्यूज में से कौन सी वैल्यूज जंक्शन कैपेसिटेंस के वैल्यूज के बराबर होगी। दूसरा कंडीशन यहाँ पे दिया गया है द गेट सोर्स ओवरलैप कैपेसिटेंस इज अप्रोक्सीमेटली, मतलब जहाँ पे गेट और सोर्स एक दूसरे से ओवरलैप हुए हैं वहाँ पे आपका कैपेसिटेंस कितना है। तो गेट जो है वो ऊपर होता है, ये एरिया आपका गेट है और ये एरिया सोर्स है। तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा एरिया आपका गेट और सोर्स का ओवरलैप हुआ है। देखिए ये डायग्राम तो उनका है, हम अगर हमारे डायग्राम के अनुसार देखें तो इसकी डिटेलिंग थोड़ी बाहर निकल के और आएगी। तो इसको हम हमारे अनुसार थोड़ा सा क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका बॉडी टर्मिनल है और आपको यहाँ पे ये बताया गया है ये आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है ना। इसके ऊपर आपके पास एक और लेयर है, आप समझ लीजिए, जो कि मेटल का है। ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये जो ऊपर का लेयर है डेट इज नथिंग बट ये मेटल का लेयर है। ठीक है, ये ऊपर से फिलअप फील्ड है, मैं आपको विजुलाइज करवाने के लिए ये बनाया। अब खास बात ये है कि जब आपने इसमें सोर्स को इम्प्लीमेंट किया तो ये जो सोर्स है ये एक्चुअली स्टार्ट होना चाहिए था इस पर्टिकुलर पॉइंट से, जहाँ पे आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर का एंड होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये जो सोर्स है ये आपके गेट रीजन के साथ ओवरलैप हो गया है, एक छोटा सा एरिया। उसी प्रकार ड्रेन का एरिया भी ओवरलैप होके यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से, जबकि आपका ये जो पोजीशन है ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था। यहाँ से स्टार्ट हुआ है लेकिन होना यहाँ से चाहिए था। ये मैन्युफैक्चरिंग के करते समय ये जो है प्रैक्टिकली ऐसा डिफेक्ट आ जाता है ना। थियोरेटिकली हम लोग तो स्टार्ट यहीं से करेंगे, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है कि कितना एरिया ओवरलैप हुआ है, इसी को उसने डेल से रिप्रेजेंट किया और डेल की वैल्यू 20 नैनोमीटर ये बताई गई है इस क्वेश्चन में। ये आपका बॉडी टर्मिनल है, यहाँ पे आपके पास जो सोर्स का रीजन है वो अंदर तक गया है, यहाँ पे भी ड्रेन का रीजन अंदर तक गया है। टर्मिनल को एक्सचेंज करके ये सोर्स इधर बनाया गया, ड्रेन इधर बनाया गया और गेट इधर बनाया गया। तो आपके पास तीन टर्मिनल्स है, दैट इज ड्रेन, गेट एंड दिस इज सोर्स। ठीक है, तो आपका जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो सोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, एक एक करके हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। सबसे पहले सोर्स बॉडी जंक्शन कैपेसिटेंस इज अप्रोक्सीमेटली, ये जो सोर्स है और ये जो बॉडी है ये आपका एन प्लस रीजन है
और ये आपका पी रीजन है। तो जिस जिस जगह पे ये एन प्लस रीजन पी से इंटरेक्ट कर रहा है वहाँ वहाँ पे कैपेसिटेंस बनेगा। और कल मैंने आपको बताया था कि सोर्स एक क्यूबाइड है और वो 5 जगह से आपके बॉडी को टच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बना दें एक सोर्स का एरिया, मान लीजिए ये मेरे पास सोर्स है, ये बैक साइड में ऐसा गया हुआ है। ठीक है, और ये कुछ ऐसा है यहाँ पे, ये ऐसा, राइट। ठीक है, ये आपका सोर्स का रीजन है। हमको ये दे दिया गया है कि इसका जो फ्रंट डायमेंशन है वो 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो फ्रंट डायमेंशन है ये 0.2 माइक्रोमीटर है और इसकी हाइट भी 0.2 माइक्रोमीटर है। इसका जो डेप्थ गया हुआ है वो इसके विड्थ के बराबर है, जो कि 1 माइक्रोमीटर है। तो यहाँ पे जो विड्थ दिया गया है वही इसका डेप्थ है, ये 1 माइक्रोमीटर के डिस्टेंस तक गया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपका जो सोर्स है वो बॉडी से कितने सरफेस से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये इसका साइड का सरफेस है। यहाँ पे इसको भी बना देते हैं एंड दिस विल बी समवॉट लाइक दिस। आपको ये विजुलाइज्ड हो गया होगा, कल भी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे देखिए, ये लेफ्ट साइड में इसका बॉडी है, तो ये सरफेस 1 जो है वो आपके बॉडी से इंटरेक्ट कर रहा है। ये जो है सरफेस 2 जो कि राइट साइड का है, ये भी आपके बॉडी से इंटरेक्ट कर रहा है। यहाँ पे सरफेस 3 एंड सरफेस 4 भी आपके बॉडी से इंटरेक्ट कर रहा है। और ये जो नीचे का सरफेस है जिसको आप सरफेस 5 बोल रहे हैं, ये भी बॉडी से इंटरेक्ट कर रहा है। ये सारे सरफेसेस बॉडी से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है इन सारे सरफेस में पीएन जंक्शन बनेगा। तो ये जो कितने डिप्लीशन रीजन का जो डेप्थ है या फिर डिप्लीशन रीजन का विड्थ है, द डिप्लीशन रीजन विड्थ एट एवरी पीएन जंक्शन 10 नैनोमीटर का बन रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन चारों साइड में बन रहा है ऐसा करके, ये आपका 10 नैनोमीटर का बन रहा है, समझ लेते हैं। तो ये जो आपके पास बना हुआ है ये डिप्लीशन रीजन है, ये 10 नैनोमीटर का डिप्लीशन रीजन आपका बन रहा है सभी सरफेसेस पे। तो जब आप इसके कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो ये कैपेसिटेंस परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, है ना। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स मतलब जो आपका पी रीजन है और एन रीजन है उनके बीच की दूरी कितनी है, उनके बीच की दूरी यही डिप्लीशन रीजन का विड्थ है। तो ये जो है ये आपका डिप्लीशन रीजन के विड्थ को मैंने डी से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये जो आपका एप्सिलॉन है ये सिलिकॉन पे है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपके पास ये जो रीजन है ये एन प्लस रीजन है और ये पी रीजन है। तो एन प्लस और पी रीजन के बीच में सिलिकॉन इज द मटेरियल विच हैज बीन यूज्ड। तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और रिलेटिव परमिटिविटी सिलिकॉन का यूज करेंगे। एप्सिलॉन नॉट 8.9 इंटू 10⁻⁻14 फेरेड पर सेंटीमीटर है जो कि दिया गया है, और रिलेटिव परमिटिविटी आपको 11.7 दिया गया है। इसको आप यूटिलाइज कर लोगे। आप दिखा भी देता हूँ। ये देखिए 8.9 इंटू 10⁻12 फेरेड पर मीटर में दिया गया है, मैंने इसको पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। मीटर में भी रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सारे जो कैलकुलेशंस है वो मीटर में लेंगे तो इसको हम मीटर में रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मीटर में ही रखूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8.9 इंटू 10⁻12 फेरेड पर मीटर। जो भी आपको यूज़ करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो डी है इसकी वैल्यू भी आपको दे दी गई है। डी मतलब जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ है डेट इज इक्वल टू 10 नैनोमीटर। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, दिस इज नथिंग बट 10 नैनोमीटर। तो ये आपके पास 10 नैनोमीटर का है विच इज नथिंग बट 10⁻⁻⁹
दैट इज 10 × 10⁻⁻⁹ नैनो पीको, है ना। मिली, फिर आपके पास माइक्रो, सो ये आपके पास हो जाएगा मिली, फिर आपके पास माइक्रो, फिर ये हो गया नैनो, फिर ये हो गया पीको, फिर ये हो गया फेम्टो, है ना। तो मिली मतलब हो गया 10⁻⁻³ माइक्रो मतलब हो गया 10⁻⁻⁶, नैनो मतलब 10⁻⁻⁹, पीको मतलब 10⁻⁻12 एंड फेम्टो मतलब 10⁻⁻15। तो ये आपको 10⁻⁻9 दिया गया है, तो मैंने ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी वाला पार्ट हो गया, ये पार्ट भी हो गया। अब हमको एरिया पे काम करना है। तो एरिया मतलब वो सारे एरियाज इंक्लूडेड होंगे जो कि आपके जो पी टाइप के मटेरियल के साथ डिप्लीशन रीजन फॉर्म कर रहे होंगे। तो वो सारे एरियाज जो है वो आपका ये वाला एरिया है, एरिया A1, जो कि पी रीजन के साथ आपका जंक्शन फॉर्म कर रहा है। एरिया A2 भी होगा क्योंकि ये भी फॉर्म कर रहा है। एरिया A3 भी होगा, एरिया A4 भी होगा और एरिया A5 भी होगा। ये सारे एरियाज जो है आपके डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इन सारे एरियाज में कैपेसिटेंस बन रहा है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एप्सिलॉन A1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस प्लस एप्सिलॉन A2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस प्लस एप्सिलॉन A3 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, इन सबको ऐड कर देंगे क्योंकि इन सब पे इंडिविजुअल कैपेसिटेंस बन रहा है। तो A4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस प्लस एप्सिलॉन A5 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये सभी ऐड हो जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, क्यों एप्सिलॉन एंड डी को हम कॉमन ले लेते हैं और A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, इन सब का एडिशन हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये हो जाएगा, दिस इज एप्सिलॉन मतलब ये आपके पास 8.9 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 11.7 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू, ये 10 नैनोमीटर का है, सो दिस इज 10 इंटू 10⁻⁻9 मीटर में हो जाएगा। ठीक है, सबको हम लोगों ने मीटर में लिया है। अब ये जो एरिया है इसको भी हम मीटर में लेते हैं। तो सबसे पहले A1 की बात करें तो A1 कैसे आ जाएगा, ये आपका विड्थ है, विड्थ को हम 1 माइक्रोमीटर का है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 माइक्रोमीटर से तो ये आ जाएगा। सो ये 1 इंटू 0 पॉइंट, सबसे पहले तो ये देख लो कि एरिया A1 और एरिया A2 दोनों बराबर है क्योंकि दोनों सेम डायमेंशन के हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ एरिया A1। उसके बाद आपके पास A3 और A4 बराबर है, देखिए A3 आगे और A4 पीछे, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ A3 आप कर सकते हैं। प्लस A5 के डायमेंशन को देखें तो ये 0.2 है और ये 1 माइक्रोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। इसका मतलब है ये वही डायमेंशन है जो आपके पास A1 और A2 का है, क्योंकि A1 भी 0.2 और 1 माइक्रोमीटर का है और A2 भी 0.2 और 1 माइक्रोमीटर का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे थ्राइस ऑफ A1 कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसकी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर पुटअप कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 8.9 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 11.7 डिवाइडेड बाय, दिस इज 10 इंटू 10⁻⁻9, और थ्राइस ऑफ A1 की बात करें तो A1 आपके पास 0.2 इंटू 1 माइक्रोमीटर का है, तो दिस इज 0.2 इंटू 1, तो यहाँ पे माइक्रोमीटर है और दोनों का है तो 10⁻⁻12 हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो माइक्रो मल्टीप्लाई होके मीटर में हम लोग लिए हैं तो मीटर में रहने देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू A3 और A4 दोनों का डायमेंशन सेम है, डेट इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.2 एंड 10⁻⁻12 फिर से आ जाएगा। तो ये सभी डायमेंशन मीटर में ले लिया, बस इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर बताना है।
तो ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये 7 × 10⁻⁻15 फेरेड आ जाएगा। तो ये -15 आया, अभी अभी मैंने बताया -15 का मतलब फेम्टो होता है। तो इसका मतलब है ये 7 फेम्टो फेरेड आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि 7 फेम्टो फेरेड है कि नहीं है। बिल्कुल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये है 7 फेम्टो फेरेड, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ये नहीं आ रहा है क्या 7 फेम्टो फेरेड? यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है। ये जो एरिया है इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.68 × 10⁻⁻12। बताइए एक बार, आर यू गेटिंग द सेम? ठीक है, आ रहा है ना 7 फेम्टो फेरेड। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और ये लिखते हैं द गेट सोर्स, यहाँ पे है द गेट सोर्स ओवरलैप कैपेसिटेंस इज अप्रोक्सीमेटली। हमको ये बताना है कि गेट और सोर्स में जो ओवरलैपिंग हो रही है उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है। तो इस ओवरलैपिंग के पार्ट को हम लोगों ने ऑलरेडी लर्न कर लिया था कि मान लीजिए मैं छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपका थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर है और ये आपका मेटल है, समझ लीजिए। ये आपका ऑक्साइड लेयर का थिकनेस है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये एंड हो रहा है और इस तरफ यहाँ एंड हो रहा है। अब ये जो सोर्स रीजन है ये ना स्टार्ट यहीं से कहीं से हो गया है। ये आपका सोर्स रीजन है जो कि पीछे तक गया हुआ है टिल द वी कैन से द विड्थ, यहाँ तक गया हुआ है, ठीक है। ये इधर से भी वहां तक गया हुआ है ऐसा। ठीक है। तो ये जो ओवरलैपिंग एरिया है, अगर आप देखेंगे, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ओवरलैपिंग एरिया सिर्फ इतना है। ये जो है इतना पार्ट जो है वो आपका ओवरलैप हो रहा है। तो इसका जो बॉटम है, आप समझ लीजिए कि ये पतला सा एक एरिया है जो कि ओवरलैप हो रहा है सोर्स का, जो कि बैकग्राउंड बैक में अंदर तक गया है, जो इसका विड्थ है वहां तक। ये ऐसा है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपके पास ना वी कैन से सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है, ऐसा कुछ। ये आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का लेयर है, ऐसा, लाइक दिस। और इसके ऊपर आपके पास मेटल का लेयर है, ये है आपके पास। इसके ऊपर वी कैन हैव द लेयर ऑफ मेटल, ये ऐसा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास मेटल है ना, और ये जो आपके पास ऑक्साइड है, और ये जो आपके पास सेमीकंडक्टर है, इन तीनों के बीच में एक कैपेसिटेंस बन के तैयार हो रहा है।
इन तीनों के बीच में एक कैपेसिटेंस बन के तैयार हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो बीच का लेयर है ये आपका डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है। तो कैपेसिटर के जो प्लेट्स है ये आपका प्लेट वन है, समझ लेते हैं, जो कि आपका मेटल से बना हुआ है। ठीक है। और ये जो है ये आपका प्लेट टू है, जो कि सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। प्लेट टू जो कि सेमीकंडक्टर से बना है। इनके बीच में आपके पास ये जो मटेरियल है डेट इज नथिंग बट द डाई इलेक्ट्रिक। तो आपको ना यही फाइंड आउट करना है कि ये जो ओवरलैपिंग है मटेरियल, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, और ये जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड का है। यहाँ पे ये सेमीकंडक्टर, यहाँ पे एक मेटल है। तो हमको इनका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है वो तो एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट है, जो कि एक्चुअली में यहाँ पे थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर है। क्योंकि ये जो थिकनेस है ये आपका ऑक्साइड लेयर का थिकनेस है, TOX से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये आपका प्लेट वन है मेटल और ये आपका प्लेट टू है। तो हमने ना इस पार्ट का पूरा एनालिसिस करके निकाला है, ये वाले पार्ट का। यहीं पे कैपेसिटेंस तैयार हो रहा है ओवरलैपिंग वाला, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे बाहर निकाला है। तो यहाँ पे जो आपके पास एप्सिलॉन है ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड और फ्री स्पेस की परमिटिविटी से बना हुआ है। रिलेटिव परमिटिविटी और फ्री स्पेस की परमिटिविटी, यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी 3.9 दिया गया है मे बी। ये देखिए ये 3.9 दिया गया है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता ही उतना है। तो यहाँ पे ये 3.9 है और फ्री स्पेस की परमिटिविटी 8.9 इंटू 10⁻⁻12 है। फिर मैं मीटर में ही कर रहा हूँ। तो ये आपका एप्सिलॉन का वैल्यू हो गया। थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर ये जो है ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑक्साइड लेयर की थिकनेस जो है वहाँ पे ये द ट्रांजिस्टर ऑफ विड्थ, ये डायग्राम में दिया गया है शायद। ये 1 नैनोमीटर का ऑक्साइड का थिकनेस है। सो हमको यहाँ पे 1 नैनोमीटर यूज करना है। 1 × 10⁻⁻9 मीटर ये आपका थिकनेस हो गया। अब ये जो एरिया है इस पे हमको वर्क करना है। एरिया क्या है? एरिया मतलब ये वाला एरिया, ये जो आपका ये वाला एरिया। ठीक है। इस एरिया की बात करें तो ये जो छोटा सा डिस्टेंस है इसको ना शुरू में ही दे दिया गया है डेल के नाम से 20 नैनोमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये आपके पास 20 नैनोमीटर है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका विड्थ है। ठीक है। और ये जो विड्थ की वैल्यू की है ये आपको 1 माइक्रोमीटर के दिया गया है। सो हमारे पास ये 1 माइक्रोमीटर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। ऊपर का भी एरिया आ जाएगा, नीचे का भी एरिया, दोनों एरिया तो सेम ही है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया इज इक्वल टू, डेट इज इक्वल टू 20 नैनोमीटर, डेट इज 20 इंटू 10⁻⁻9 मीटर multiplied by 1 micrometer. So this is 1 into 10⁻⁻6 मीटर। तो ये हो गया आपका एरिया। बस हमको यहाँ पे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे 8.9 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 3.9 एप्सिलॉन। एरिया जो है वो 20 इंटू 10⁻⁻9 एप्सिलॉन। ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये आपका एप्सिलॉन का है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये एरिया है 10⁻⁻9 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6, ये आपने एरिया लिख दिया डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका ऑक्साइड लेयर का थिकनेस जो कि दिया गया है 1 इंटू 10⁻⁻9, 1 इंटू 10⁻⁻9, ये आपका थिकनेस ऑफ ऑक्साइड लेयर। तो ये हो गया कैपेसिटेंस का वैल्यू।
इसको आपको बताना है कि कितना आ रहा है। तो ये आपका आ जाएगा 0.6942 इंटू 10 to the power of -15 फेरेड, which is equal to 0.7, approximately equal to 0.7 femtofarad. तो यहाँ पे 0.7 femtofarad ऑप्शन ए में दिया गया है. So this is the correct. Okay, thank you, take care and bye.